हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.8 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार पर 2 लीटर डाई ऑक्सीजन तथा 0.8 बार पर 1.5 लीटर डाई हाइड्रोजन को भरा जाता है तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है, आपको कुल दाब निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, पी कुल निकालना है। और ये निकलेगा कैसे, आप जानते हैं दो गैसें भरी हुई है, एक है डाई हाइड्रोजन PH2 और एक डाई ऑक्सीजन यानी कि PO2। इन दोनों गैसों का दाब हमें निकालना है, तब निकल जाएगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो दोनों का डाटा हम यहां लिखते हैं। सबसे पहले H2 का यहां और O2 का यहां लिखेंगे। क्या दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो T1 हमारे को दे दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 27 प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन। तो ये ताप भी क्या हो गया, ये भी हो गया 300 केल्विन, इसके बराबर आ गया पहली बात। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार, 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार पर 2 लीटर डाई ऑक्सीजन तथा 0.8 बार पर 0.5 लीटर डाई हाइड्रोजन को भरा गया है। तो देखिए क्या कर रहे हैं ये, इस बात को भी समझिए। इन्होंने क्या करा है कि सबसे पहले इन्होंने दे दिया 0.7 बार पर 2.0 लीटर डाई ऑक्सीजन, तो दाब दे दिया 0.7 बार पर कितनी दी है, वॉल्यूम दे दिया 2.0 लीटर डाई ऑक्सीजन भरी है, तथा 0.8 बार पर दाब दे दिया 0.8 बार पर क्या भरा हुआ है, 0.5 लीटर डाई हाइड्रोजन, यानी कि वॉल्यूम दे दिया 0.5 लीटर डाई हाइड्रोजन भरी हुई है। ठीक है, तो गैसीय मिश्रण का दाब क्या होगा। तो प्रश्न को समझिए, ये दोनों हमें दे रखे हैं। अब इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या कर दिया, 1 लीटर के कह सकते हैं कि फ्लास्क में भर दिया। तो ये डाटा आप कह सकते हैं स्टार्टिंग का है, P1 V1 T1 ये है, ये भी इस जगह पर ये आ जाएगा। अब दूसरी बार में क्या है, ताप तो उतना ही है T1, आयतन कितना होगा, हम कह दें V1 बराबर हो गया 1 लीटर। ध्यान दीजिए 1 लीटर कहां से आया, इसके कहने का अर्थ है कि प्रारंभ में हाइड्रोजन जो कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर थी, वो उसका दाब 0.8 था और वो एक ऐसे फ्लास्क में भरी हुई थी जिसका कि आयतन 0.5 लीटर है। ठीक इसी प्रकार से डाई ऑक्सीजन भी 300 केल्विन ताप पर एक 2 लीटर के बर्तन में भरी हुई है जिस पर उसका दाब 0.7 बार है। अब इन दोनों को उठा करके यहां से हमने क्या कर दिया, इनका आयतन बदल दिया, इनको एक ही फ्लास्क में डाल दिया जिस फ्लास्क का आयतन कितना है, 1 लीटर है। तो अब आपको बताना है, इसको भी 1 लीटर में डाल दिया, इसको भी 1 लीटर में डाल दिया, तो उस फ्लास्क में कुल आयतन, उसका कुल दाब कितना होगा। यानी कि अब की बार क्या करा, ऐसे समझ लीजिए इसको, ये H2 भरी हुई है और ये हमारे पास O2 भरी हुई है, इन दोनों को मिलाकर के एक ही बर्तन में डाल दिया, H2 प्लस O2। तो ये किसका आयतन कितना है, 1 लीटर। हाइड्रोजन का शुरू में कितना था, 0.5 लीटर, इसका कितना था, 2 लीटर। अब मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हाइड्रोजन पहले 0.5 लीटर के बर्तन में भरी हुई थी, ताप 300 केल्विन पर। इसी प्रकार ऑक्सीजन 2 लीटर के बर्तन में भरी हुई थी, ताप 300 केल्विन पर। अब इन दोनों को उठा करके 1 लीटर के बर्तन में एक साथ भर दिया। अब आपको बताना है कि कुल दाब कितना होगा इस बर्तन पे, यानी कि P टोटल हमें कैलकुलेट करना है। तो काफी आसान है। तो देखिए आपको ये दे दिया T1 P1 V1 की वैल्यू ये दे दी, और दूसरी बार में हम क्या लिख लेंगे, हमारे को V2 चेंज कर दिया इसने, V2 का मान दे दिया 1 लीटर। P2 आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा, पहली बात। ठीक है, यहां पर भी हमें क्या दे दिया, T1 P1 V1 की वैल्यू तो ये दे दी थी। सेकंड बाद में वॉल्यूम हो गया V2, और क्या कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है। ये P2 आएगा हाइड्रोजन के लिए, ये P2 आएगा ऑक्सीजन के लिए, और तब इन दोनों को जोड़ करके P टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आदर्श गैस समीकरण, चूंकि आदर्श, जबकि इसमें आदर्श गैस समीकरण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर दोनों स्थितियों में सेम है।
ध्यान रखिएगा T का मान चेंज नहीं हुआ, इसमें भी और इसमें भी, यानी कि यहां पर भी T2 का जो मान है वो 300 केल्विन ही है। तो यदि ताप नियत है तो फिर बॉयल्स का नियम यूज करेंगे, तो लिखते हैं बॉयल के नियम से, बॉयल के नियम से। बॉयल का नियम कहता है PV बराबर होता है नियतांक, यानी कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2। हमें दोनों में क्या निकालना है, P2 निकालना है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 और V2 कहां चल जाएगा, इसके नीचे। अब पहली स्थिति क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन की, H2 के लिए, H2 के लिए क्या आ जाएगा, P2 बराबर, P1 का मान कितना है 0.8, तो यहां लिख लेंगे 0.8। V1 का मान कितना है, V1 0.5, लिखेंगे 0.5 बटे V2 का मान कितना है, ये आ गया 1 लीटर, तो यहां लिख लेंगे 1, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पंजे 40, तो 0.4 क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ये आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया, इसलिए P2 को PH2 में लिख लेता हूं, 0.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके बराबर है। नहीं, लेकिन यहां पर बार में दिया है ना प्यारे बच्चों, तो यहां पर बार ही यूज करेंगे, जो यूनिट एक बार इन्होंने दे दी उसी में हम कैलकुलेट करेंगे। अब आगे देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया, अब ऑक्सीजन के लिए सेम यही फार्मूला लगाना है आपने ऑक्सीजन के लिए। तो क्या आ जाएगा, P2 बराबर P1 V1 बट V2। P1 का मान कितना है, अब ऑक्सीजन के लिए तो ये वाला डाटा यूज करेंगे, P1 0.7 बार, 0.7। V1 का मान कितना है, 2.0 बटे V2 का मान कितना है, दोनों के लिए 1 लीटर है, तो क्या आ जाएगा 1 लीटर। तो क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 7 दूनी 14, 1.4, और क्या आ जाएगा हमारे पास बार। ये क्या है, PO2 लिख सकते हैं, 1.4 बार के बराबर होगा। तो अब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से जो हमने यहां पर लिखा है, P कुल दाब बराबर होगा PH2 प्लस PO2। PH2 की वैल्यू कितनी है, 0.4, PO2 की वैल्यू कितनी है, 1.4, दोनों को जोड़ देंगे तो 1.8 बार के बराबर होगा। इसका जो कुल दाब होगा वो 1.8 बार के बराबर होगा। तो मुझे लगता है प्रश्न समझ में आ गया होगा कि पहली शुरू में हाइड्रोजन की गैस 0.5 लीटर में भरी हुई थी बर्तन में, और ऑक्सीजन 2.0 लीटर में भरी हुई थी। दोनों को यहां से निकाला, यहां पर डाल दिया, जिसका आयतन 1 लीटर है। अब आपको बताना है यहां पर कुल दाब कितना होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5.9, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार यदि 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा 2 बार दाब पर एक गैस का घनत्व 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हो तो एसटीपी पर इसका घनत्व क्या होगा। तो देखिए क्या क्या हमें डाटा दे रखा है। हमें दे रखा है कोई गैस है जिसका ताप T 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में बताएंगे तो 27 प्लस 273 यानी कि ये हो गया 300 केल्विन। अब जानते हैं हम, जो हमारा स्टैंडर्ड मानक होता है, जो मात्रक होता है ताप का, वो केल्विन ही होता है, तो केल्विन में कन्वर्ट जरूर करिए। अगला हमारे को दे दिया कि दाब हमें दे दिया 2 बार, यानी कि P इज इक्वल टू दे दिया 2 बार, और सेकेंड हमारे को दे दिया कि गैस का जो घनत्व है वो दे दिया 5.46 और ये ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमें दे दिया है। अब क्या कह रहे हैं, तो एसटीपी पर इसका घनत्व क्या होगा। अब देखिए एसटीपी क्या होता है, एसटीपी में ताप बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो गया 273 केल्विन हो गया, और जो दाब हमारा होता है P वो हमारा होता है 1 बार के बराबर होता है, दाब का मान 1 बार होता है। तो अब यहां पर आपको उसी गैस का घनत्व ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए ताप मान लेते हैं ये T1 है, ये P1 है, ये ρ1 है, यहां पर ताप T2 है, ये P2 है, ये ρ2 है। तो अब आदर्श गैस समीकरण यूज करेंगे। हम जानते हैं चूंकि आदर्श गैस समीकरण होती है PV इज इक्वल टू NRT,
और घनत्व के पदों में भी मैंने आपको बताई थी प्रश्न संख्या 3 में, वो होती थी P इंटू एम बराबर रो आर टी के बराबर होती थी। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे जहां m आप जानते हैं ये मोलर द्रव्यमान होता है, यानी कि आणविक द्रव्यमान होता है, मोलर मास। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले वाले डाटा का इसमें इस्तेमाल करेंगे, फिर दूसरे डाटा का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले डाटा का इस्तेमाल करेंगे तो P का मान कितना आ गया, लिख सकते हैं P1, और मोलर द्रव्यमान तो दोनों का क्या होगा, सेम होगा दोनों स्थिति में, ये हो गया ρ1, ये RT1। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, P2M ρ2 RT2। ये पहली इक्वेशन इस डाटा से आएगी, ये दूसरी वाली इक्वेशन इस वाली डाटा से आएगी। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, P1M अपॉन P2M बराबर ρ1 RT1 बटे ρ2 RT2, इसका मान आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो चीजें कट रही है काट दीजिए, R से R कट जाएगा, M एक ही गैस का मोलर द्रव्यमान है, कट जाएगा। तो अब दाब की वैल्यू निकालिए, दाब कितना है, यह है 2 बार तो लिख लेंगे 2, बाद में दाब कितना है 1 बार तो आ गया 1 बराबर ρ1 का मान हमें दिया है 5.46, ρ2 का मान तो हमें कैलकुलेट करना है, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, मल्टीप्लाई T1 का मान देखिए कितना है 300 केल्विन, और T2 का मान हमें कितना दिया है, ये दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन। अब हमें ρ2 निकालना है, ρ2 यहां और 2 को यहां ले जा लीजिए, तो ये हो जाएगा ρ2 बराबर 5.46 मल्टीप्लाई 300 अपॉन ये 2 आ गया नीचे मल्टीप्लाई 273। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका मान निकल के आएगा वो 3 के बराबर होगा, और इसका मात्रक आपको दे रखा है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और ये भी हो जाएगा ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इसका अर्थ है कि उसका जो घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। तो काफी आसान है, ध्यान रखना है आपने, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी प्रश्नों में आपके यूज आएगा। जहां पर भी आपसे घनत्व की बात करी जाए, आणविक भार की बात करी जाए, मोलर द्रव्यमान की बात करी जाए, तो वहां पर आपको ये फार्मूले को क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.10, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार यदि 546 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0.1 बार दाब पर 34.05 मिलीलीटर फास्फोरस वाष्प का भार 0.0625 ग्राम है, तो फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो क्या ज्ञात करना है हमें, मोलर द्रव्यमान यानी कि m को कैलकुलेट करना है, या आप कह सकते हैं m0 को कैलकुलेट करना है। क्या क्या डेटा हमारे को दे रखा है, ध्यान दीजिए। इसमें दे रखा है टेम्परेचर दे रखा 546 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T बराबर दिया है 546 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बदलेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, 273 को आप ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया 6 3 9 7 4 11 5 2 7 1 8, तो टेम्परेचर बराबर हो गया 819 केल्विन के बराबर। तो टेम्परेचर हमें पता चल गया। साथ में हमें क्या डाटा दिया है, और दाब दिया है 0.1 बार, तो ये ताप हमको दे दिया। साथ में हम कह सकते हैं दाब बराबर है 0.1 बार, इसके बराबर दे दिया है, और आयतन दे दिया 34.05 मिलीलीटर, आयतन दे दिया यानी कि V 34.04 मिलीलीटर। इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 34.04 मल्टीप्लाई 10⁻³ लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारे पास क्या आ गया, आयतन आ गया। आगे क्या दे रखा है, फास्फोरस वाष्प का भार 0.0625 ग्राम है, यानी कि हमें भार दे दिया m। आप जानते हैं केमिस्ट्री को द्रव्यमान और भार एक ही लिया जाता है, तो वो हमें दिया है 0.0625 ग्राम हमें दे दिया। तो फास्फोरस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों, मोलर द्रव्यमान का सूत्र कैलकुलेट करना है, और आप जानते हैं फार्मूला हमारे पास आदर्श गैस का होता है PV = nRT, और मोलर द्रव्यमान के रूप में होता है PM0 या PM बराबर ρRT। तो मेन बात है, आपको पास m0 तो आपको निकालना है, यानी कि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, लेकिन आपको रो पता होना चाहिए। रो के लिए क्या चाहिए, आपको ये 2 डाटा चाहिए थे,
चूंकि हम जानते हैं घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमें दिया है 0.0625 ग्राम, आयतन दिया है 34.04 गुणा 10 की घात -3। तो ये घनत्व का मान हो गया। P भी दे दिया, V भी दे दिया। अब R की वैल्यू निकालनी है। तो R आप जानते हैं R बराबर होता है, जब आयतन लीटर में हो, दाब बार में हो, तब गैस नियतांक का मान होता है 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में हो तो कुछ और होगा। तो ये सब बातें हमने पिछले प्रश्नों में आपको बता रखी कि आर का मान आपने सही तरीके से सेलेक्ट करना है मात्रकों को देख करके और मात्रकों को देख करके। तो ये सब मान इस समीकरण में रखें तो क्या आएगा, यहां से निकलेगा m नॉट इज इक्वल टू रो आर टी अपॉन टी। तो m नॉट इज इक्वल टू रो की वैल्यू कितना है 0.0625 0.0625 बटे नीचे कितना आ गया 34.04 गुणा 10 की घात -3। आर की वैल्यू 0.083 मल्टीप्लाई टी टेम्परेचर कितना है 819 केल्विन, तो ये गया 819 डिवाइडेड बाय टी। दाब कितना है, दाब हमें दिया है 0.1 बार। जब आप इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो मोलर द्रव्यमान हमारा निकल के आएगा 1250 ग्राम पर मोल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। यहां पर m नॉट की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो एक से अधिक आपस में क्या हो रखे होंगे, फास्फोरस के परमाणु संयुक्त हो रखे होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं वो मोलर द्रव्यमान ज्यादा आ रहा है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपको मेन बात है, आपको यह पता होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से होगा। यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए हमें वो फार्मूला यूज करना पड़ेगा आदर्श गैस समीकरण का जिसमें मोलर द्रव्यमान आता हो। अब वो फार्मूला यदि ये है तो आपको फिर घनत्व निकालना है। डाटा आपके पास दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, यहां पर घनत्व को इस प्रकार से कैलकुलेट करना है। ये एक दो चीजें हैं जिनको आपको प्रश्न पढ़ते हुए ध्यान में देना है, तब आपको पता चलेगा कौन सा फार्मूला यूज करना है और कैसे उसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.11 जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार एक विद्यार्थी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर गोल पेंदे के फ्लास्क में अभिक्रिया मिश्रण डालना भूल गया तथा उस फ्लास्क को ज्वाला पर रख दिया। कुछ समय पश्चात उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उत्तापमापी की सहायता से फ्लास्क का ताप 477 डिग्री सेंटीग्रेड पाया। आप बताइए वायु का कितना भाग फ्लास्क से बाहर निकला। तो सबसे पहले डाटा लिखते हैं, फिर इसे प्रश्न को समझ के इसको हल करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी ने 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि T1 हमें दे दिया, T1 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केल्विन में हो जाएगा 27 प्लस 273, यानी कि T1 बराबर आ गया 300 केल्विन। पहली बात 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये आ गया, और लास्ट में जो ताप था वो था 477 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T2 हमें दे दिया 477 डिग्री सेंटीग्रेड। 477 ही है बिल्कुल। इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 273 को जोड़ देंगे, 7 और 3 10, 7 और 7 14 और 1 15 और 4 2 6 और 1 7। तो T2 का जो मान आ गया 750 केल्विन के बराबर आ गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको यह बताना है कि वायु का कितना भाग फ्लास्क से बाहर निकला, वायु का कितना भाग। तो आपको निकालना है वायु का कितना भाग फ्लास्क से बाहर निकला, यह कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों। अब प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न यह है कि इसने एक गोल पेंदी का इस प्रकार से एक बर्तन लिया, एक छात्र ने, और यहां पर एक फ्लेम लगा करके उसको गर्म करना था। करना तो क्या था, उसने इसके अंदर कुछ ना कुछ मिश्रण एक डालना था, एक सॉल्यूशन डालना था, कुछ घटक डालने थे, लेकिन वो डालना भूल गया। जब डालना भूलेगा तो क्या होगा, डालना भूल गया तो क्या होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, इसने इसको गर्म करा। तो शुरू में जो टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन था। अब वो भूल गया और बाद में टेम्परेचर उसने नापा तो 750 केल्विन पहुंच गया।
तो अब वो कहता है कि इस फ्लास्क के अंदर कितनी वायु का कितना भाग बाहर निकल गया। तो प्रश्न को फिर से समझिए। शुरू में जब उसने कुछ नहीं डाला था तो यानी कि इस फ्लास्क के अंदर क्या रही होगी, वायु तो रही होगी ना, वायु थी। और बाहर भी फ्लास्क के वायु ही थी, क्योंकि ये फ्लास्क क्या है, खुला हुआ है, इसलिए इसका अर्थ यह है कि बाहर भी वायु है, अंदर भी वायु है। और इस फ्लास्क का आयतन मान लेते हैं, इसका आयतन कितना है, v है। तो प्रारंभ में जो आयतन हम लेंगे v1 वो किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा, ये हमने मान लिया। अब हम कहें कि फ्लास्क का आयतन शुरू में v था, तो वायु भी कितनी रही होगी, v आयतन की ही रही होगी ना इसके अंदर। जब इसको हमने गर्म किया और इसका ताप बढ़ाया तो ये जो वायु होगी ये फैलेगी। जब वायु फैलेगी तो इसका अर्थ है इस वायु जो जितनी वायु का पहले आयतन v था उसका फैल करके आयतन बढ़ जाएगा। और आयतन दूसरे केस में, इस सेकंड केस में मान लेते हैं आयतन कितना हो गया, v2 के बराबर हो गया। अब वह पूरी की पूरी वायु इस फ्लास्क के अंदर तो नहीं रहेगी क्योंकि उसका आयतन बढ़ गया, तो कुछ वायु यहां से बाहर निकल जाएगी। वो यही पूछना चाह रहा है कि प्रारंभ में जितनी वायु इसके अंदर थी, जब ताप बढ़ गया तो बाद में कितनी वायु क्या होगी, इससे बाहर निकल गई, कितना हिस्सा इससे बाहर निकल गया। ये आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ये फ्लास्क खुला हुआ है इसलिए दाब नियत रहेगा। ऊपर की ओर जो दाब लग रहा होगा वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो दाब दोनों ही केस में, इस वाले केस में भी दाब P होगा, इस केस में भी दाब क्या होगा, P होगा। तो सबसे पहले V2 को हम कैलकुलेट करेंगे। इस P को मैं यहां पर लिख लेता हूं। दोनों ही केस में दाब क्या है, P ही रहेगा, इसलिए दाब नहीं बदल रहा है। तो दाब नहीं बदलेगा तो आप जानते हैं कौन सा नियम आएगा, चार्ल्स का नियम आएगा। तो आप जानते हैं चूंकि दाब नियत है अतः चार्ल्स के नियम से क्या आ जाएगा, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 के बराबर होगा, क्योंकि V अपॉन T किसके बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर। एक चीज प्यारे बच्चों यहां पर और बताना चाहूंगा, ये जिन प्रश्नों में हम बॉयल का नियम यूज कर रहे हैं, चार्ल्स का नियम यूज कर रहे हैं, यहां सीधे डायरेक्ट हम आदर्श गैस समीकरण भी यूज कर सकते हैं। कौन सी, P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2, इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां भी आप बॉयल और चार्ल्स का नियम यूज कर रहे हैं। मान लो इसी प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्योंकि दाब नियत है तो P1 और P2 एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इस P से ये वाला P कट जाएगा, तो फार्मूला आएगा V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, जिसका कि मैंने यहां पर इस्तेमाल किया है। ऐसी बॉयल का नियम में स्थिर ताप हो जाएगा तो ताप दोनों का मान T हो जाए, तो T से T कट गया, P1 V1 बराबर P2 V2। तो आप इस फार्मूले को भी एक यूनिवर्सल फार्मूला लेकर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमने यहां पर ये निकाल दिया, हमें तो V2 की वैल्यू चाहिए, तो क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू, यहां था V1 अपॉन T1 और T2 की यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या निकल जाएगा, V1 का मान कितना है, देखिए V1 का मान तो V के बराबर है, T1 का मान कितना है, T1 का मान है 300 और T2 का मान कितना है, T2 का मान है 750। तो V2 हमारा कितना निकल के आएगा, 0 से 0 काट दीजिए, यहां से आएगा तो यहां डेसिमल लग जाएगा, 30 से भाग देंगे तो 30 दूनी 60, तो 2.5 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं V2 बराबर 2.5 इंटू V के बराबर होगा। इसका अर्थ है कि जिस गैस का प्रारंभ में ताप, जिस ऑक्सीजन का, वायु का प्रारंभ में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन V था, उसी गैस का 750 केल्विन पर आयतन कितना हो जाएगा, V2, यानी कि पहले का 2.5 गुना हो जाएगा। अब इसमें से कितना हिस्सा अंदर रहेगा, कितना बाहर, क्योंकि इस फ्लास्क का आयतन कितना है, केवल V, तो लिखेंगे अतः वायु बाहर निकलेगी बराबर, ये हमारा आ जाएगा 2.5 V में से V घटा देंगे तो ये आएगा 1.5 V के बराबर आएगा। तो 1.5 जो वायु होगी वो इस बर्तन से बाहर निकल जाएगी गर्म होकर के, इसके अंदर केवल कितनी रह जाएगी, केवल V रह जाएगी। तो अब वो कह रहा है कितना हिस्सा बाहर निकलेगा, कितना हिस्सा, फ्रिक्शन कितना निकलेगा, तो लिखेंगे अतः बाहर निकली वायु का आयतन बटे कुल आयतन,
तो बाहर कितनी वायु निकली? 1.5 V। और कुल आयतन कितना था बाद में गर्म होने के बाद? 2.5 V। V से V कट गया, ये हमारा निकल जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 तियां 15 और 5 पंजे 25। तो कुल कितना आ गया? 3/5 भाग क्या हो गया? बाहर की ओर निकल गया। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एक सीधे से कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि जब गैस को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, और यदि फ्लास्क खुला हुआ है तो दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहां मूल बात यह है, यदि ये फ्लास्क ऊपर से बंद होता तो दाब बढ़ जाता, आयतन परिवर्तित नहीं होता, आयतन उतना का उतना ही रह जाता, फिर दाब बढ़ता। लेकिन ये फ्लास्क खुला हुआ है तो दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए पहले केस और दूसरे केस में दोनों टेम्परेचर पे आयतन कितना रहेगा फ्लास्क का? वो V का V ही रहेगा, लेकिन दाब क्या रहेगा? दोनों का सेम रहेगा, बस गैस गर्म होकर के कह सकते हैं कि फैल जाएगी, और वही चीज हमने यहां पर कैलकुलेट की है। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.12, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 3.32 बार पर 5 डेसीमीटर क्यूब आयतन घेरने वाली 4.0 मोल गैस के ताप की गणना कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? गैस का ताप, यानी कि अब की बात T को कैलकुलेट करना है। क्या क्या हमें डाटा दे रखा है? दाब दे दिया, यानी कि P 3.32 बार। सेकंड, आयतन दे दिया 5 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ये है 5 डेसीमीटर क्यूब। आयतन घेरने वाली 4.0 मोल गैस के, तो ताप मोल कितना दे दिया हमें? यानी कि N 4.0 मोल, 4.0 मोल, मोलों की संख्या यानी कि N हमें दे दी। गैस के ताप की गणना कीजिए। प्रश्न में ही आपको दे दिया, R की वैल्यू भी दे दी, R = 0.83 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन के बराबर। ये हमारे को क्या दे दिया? प्रश्न में ही इन्होंने दे दिया, पर मोल केल्विन, ये दे दिया हमारे को R की वैल्यू। तो अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे? सीधे हम आदर्श गैस समीकरण लगा देंगे, क्योंकि PV = होता है nRT के बराबर। हमें क्या निकालना है? T की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगा? T बराबर, ये हो गया PV/N × R, इसके हर में चले गया। तो क्या आ जाएगा? T P की वैल्यू कितनी है? 3.32 बार, 3.32 बार मल्टीप्लाई। देखिए, यदि इसने R की वैल्यू नहीं भी दी होती तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 5 डेसीमीटर क्यूब को मैं 5 लीटर लिख सकता हूं, और ये जो मात्रक है ये लीटर वाला ही है। R बराबर 0.083 होना चाहिए। प्रश्न में हो सकता है कुछ मिसप्रिंटिंग होगी, ये तो ये इस प्रकार से हम इसको रखेंगे। तो क्या हमारा निकल के आ जाएगा? यहां पर वैल्यू रखें तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 5 है तो लिखेंगे 5 डेसीमीटर क्यूब। N का मान कितना है? ये 4 मोल है तो 4। R का मान 0.083। वैल्यू कैलकुलेट कीजिए तो T की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 50 केल्विन के बराबर आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर का मान केल्विन में आएगा, इसे सेंटीग्रेड में आप मत लिखिएगा, क्योंकि ये जितनी भी हम यहां पर यूज कर रहे हैं टेम्परेचर, उन सब को आपने देखा होगा जिन प्रश्नों में टेम्परेचर दिया हुआ भी है उसको भी हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में कैलकुलेट किया है, कन्वर्ट किया है 273 को जोड़ करके। आपको सेंटीग्रेड में निकालना है तो इससे 273 को माइनस कर दीजिए, काफी आसान काम है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसे हल कीजिए, करेंगे। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.13, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन गैस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो क्या दे दिया हमें? 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन, यानी कि डाई नाइट्रोजन मतलब N2 हो गया, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि ये हमें मात्रा दे दी एक प्रकार से, और क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे? काफी आसान है, पिछले कुछ चैप्टर्स में भी हमने इस प्रकार के प्रश्नों को करा था। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि 1.4 ग्राम जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है
उसमें कितने अणु हैं नाइट्रोजन के। यदि आपको नाइट्रोजन के अणु पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पर N2 है, चूंकि एक नाइट्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, यानी कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक N2 अणु में, एक अणु में क्या है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, अणु में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, क्योंकि N2 है, 2 नाइट्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, तो एक परमाणु में 7 है तो 2 में कितने होंगे, 14 हो गए। अब ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको ज्ञात करने पड़ेंगे कि 1.4 ग्राम जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है उसमें पहले तो मोलों की संख्या कितनी है, फिर एक मोल में आपको पता होता है A1 मोल तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, हम कहते हैं उसमें 6.022 गुणा 10 की घात 23 होते हैं। यदि वो अणु है तो अणु होंगे, परमाणु हो तो परमाणु होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी सहायता से निकालने पड़ेंगे मोलों की संख्या। तो लिखते हैं 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या, तो फार्मूला आप जानते हैं, n बराबर, मोलों की संख्या n बराबर होता है स्मॉल m अपॉन m नॉट या कैपिटल M, जहां स्मॉल m ये मात्रा हमें दे दी, m नॉट हमारे पास क्या है, ये हमारा होता है जो मोलर द्रव्यमान होता है। तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू है 1.4 ग्राम, और नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 14 और N2 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 28। क्या कहा हमने, ये नाइट्रोजन परमाणु का, ये N2 का आणविक द्रव्यमान बराबर कितना होगा, 28, क्योंकि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 14, तो नाइट्रोजन के एक अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं, उनका आणविक द्रव्यमान कितना हो गया 28। तो 28 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, दशमलव लगाया, हटाया, मल्टीप्लाई नीचे आ गया 10, 14 से काट दिया, 14 दूनी 28, तो ये आ गया 1/2 गुणा 10, तो 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 2 पंजे 10, और बटे फिर से 10 है तो ये आ गया 0.05। तो कुल मोलों की संख्या कितनी आ गई, 0.05 मोल होंगे, कितने, 1.4 ग्राम में नाइट्रोजन अणु के 0.05 मोल होंगे। अब आपको ज्ञात करना है, चूंकि 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23, इसके बराबर होता है, आप जानते हैं अवोगाद्रो संख्या है ये। तो लिखेंगे अतः 0.05 मोल में N2 के अणुओं की संख्या, तो कितनी आ जाएगी संख्या, बराबर मोल कितने, 0.05 गुणा, एक मोल में कितने अणु हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23। यह आ गई अणुओं की संख्या। पर हमें अणुओं की संख्या नहीं ज्ञात करनी, हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आएगी, लिखेंगे अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर किसके हो जाएगा, अणुओं की संख्या गुणा एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये दोनों चीजें हम निकाल चुके हैं। अणुओं की संख्या इतनी 0.05 गुणा 10 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये तो हमने क्या निकाल दिया, अणुओं की संख्या। और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लिखा है, एक नाइट्रोजन के अणु में इलेक्ट्रॉन है 14, तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा आएगा 4.2154 गुणा 10 की घात 23। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इतनी हो जाएगी। आप इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां मुख्य रूप से आपको 2 बातों का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि आपको यदि द्रव्यमान दिया हुआ है किसी गैस का तो कैसे आप उसमें मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड, आपको पता होना चाहिए कि एक मोल में
अणु कह लीजिए जो 1 मोल बराबर होता है वो 6.022 गुणा 1023 के बराबर होता है। थर्ड चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि किस प्रकार किसी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीजें पता है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5.14, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार यदि 1 सेकंड में 10 गेहूं के दाने वितरित किए जाते हैं तो अवागाद्रो संख्या के बराबर दाने वितरित करने में कितना समय लगेगा। तो इन्होंने गेहूं के दाने वितरण की दर दे दी आपको, यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे हम वेग या चाल कहते हैं, वो आपको दे दी है। तो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है इन्होंने 1 सेकंड में 10 गेहूं के दाने वितरित किए जाते हैं। तो वितरण का वेग आपको दे दिया 10 प्रति सेकंड है, ये दे दिया। अब आपको क्या पूछ रहा है तो अवागाद्रो संख्या के बराबर दाने वितरित करने में कितना समय लगेगा। तो आपको मात्रा दे दी अब की बार, गेहूं के दानों की मात्रा बराबर दे दी 1 अवागाद्रो संख्या, और 1 अवागाद्रो संख्या बराबर किसके होता है 6.022 गुणा 1023 के बराबर होता है। तो इतने गेहूं के दाने हो तो आपको कितना समय लगेगा इनको वितरण करने में, यदि वितरण की दर कितनी है, इतनी है। तो जैसे आप फिजिक्स में चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला यूज करते थे, सेम वही यूज करना है। हम लिखते हैं चूंकि वेग बराबर होता है, अब वितरण का वेग, तो वेग बराबर मात्रा बटे समय अंतराल, ये आ जाएगा। तो वेग कितना दे दिया 10 कितनी मात्रा दे दी गेहूं के दानों की, 1 अवागाद्रो संख्या इनकी 6.022 गुणा 1023 डिवाइडेड बाय समय। यह समय ही तो हमें निकालना है कि इतनी मात्रा को वितरण करने में कितना समय लगेगा। तो बस समय को इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, समय बराबर 6.022 गुणा 1023 बटे ये वाला नीचे आ जाएगा, इनकी 10 यहां आ गया, ये ऊपर जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो समय आएगा वह बराबर किसके हो जाएगा 6.022 गुणा ये 1023 धन का, ये ऊपर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1023 माइनस 10, तो बराबर आ गया 6.022 गुणा 1013, और ये हमारा आ जाएगा सेकेंड। तो इतना समय हमारे को लगेगा यदि 1 अवागाद्रो संख्या के बराबर दानों को वितरित किया जाए। काफी आसान है, पर बहुत सी जगह पर इसको क्या करा जाता है, ईयर्स में, यानी कि वर्ष में कैलकुलेट किया जाता है। तो वर्ष में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ी यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए। हम जानते हैं चूंकि 1 वर्ष बराबर होता है 365 दिन, 1 दिन बराबर होता है 24 घंटे, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो अब इस सेकंड को यदि वर्ष में आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 1 वर्ष को सेकंड में कैसे बराबर करेंगे, तो लिखेंगे 1 वर्ष बराबर, इन सब की गुणा कर लीजिए, 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, ये सेकंड के बराबर आएगा। तो 1 सेकंड बराबर किसके होगा, यहां पर 1 सेकंड रख लीजिए, और वर्ष के नीचे 1 वर्ष, ये पूरी राशि इसकी हर में चली जाएगी। यहां पर 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60। तो आपको यदि समय को, सेकंड को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो इसे, इस वाली संख्या को इतने से गुणा करनी पड़ेगी, या आप कह सकते हैं इस संख्या का इसमें भाग करना पड़ेगा। तो लिखते हैं समय बराबर, ये था 6.022 गुणा 1013 डिवाइडेड बाय कितना 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, और ये अब किस में बदल गया, ये वर्ष में बदल गया, ईयर्स में बदल गया। तो कैलकुलेट कीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा लगभग 1.91 मल्टीप्लाइड 10⁶ वर्ष के बराबर होगा। इतने ईयर्स लग जाएंगे क्या, गेहूं के दानों को वितरित होने में। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, काफी आसान है। इसमें मेन बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 अवागाद्रो संख्या जो होती है,
इसका मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। बाकी तो सीधे सूत्र है, वेग बराबर जैसे दूरी बटे समय होता है, तो यहां वितरण की दर है, तो वितरण की दर या वितरण का वेग बराबर वितरण की मात्रा बटे समय अंतराल। आसान है।